हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोग कूलम्ब के नियम का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अतः आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसे समझने का प्रयास करें। अब देखिए तो यहाँ पर बिंदु आवेश Q1 है, यहाँ पर बिंदु आवेश Q2 है। दो बिंदु आवेश लिए और मैं कहा यहाँ पे कोई अन्य आवेश आपका Q है। अब आपको बताना है ये जो आप Q आवेश लिए, इस आवेश पर ये दोनों आवेश मिलकर कितना बल लगाएगा, इसी बात की चर्चा करना है। तो आप जानते हैं Q1 भी इस Q पे बल लगाएगा और Q2 भी इस Q पर बल लगाएगा। कौन बल लगाएगा? स्थिर विद्युत बल। Q1 इस Q पर अपना बल लगाया, मान लीजिए वेक्टर F1। Q2 इसी Q पर, ये Q2 इसी Q पर अपना बल लगाया F2। तो मैं कहा बताइए इस आवेश पर, इस बिंदु आवेश के ऊपर जो परिणामी स्थिर विद्युत बल होगा कितना होगा। तो आप जानते हैं कि बल सदिश राशि है, तो इस आवेश पर जो परिणामी स्थिर विद्युत बल होगा दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होगा। किस योग के? सदिश योग के बराबर होगा। इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा ये दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसको छोड़िए, हम कहें तीन बिंदु आवेश है, Q1, Q2, Q3 और ले लीजिए Q4। चार बिंदु आवेश है। मैं कहा ये चारों बिंदु आवेश मिलके किसी अन्य आवेश के ऊपर, इस आवेश के ऊपर कितना बल लगाएगा। तो अब बताइए इस आवेश पर ये चारों आवेश बल लगाएगा। तो Q1 इस आवेश पर अपना बल लगाया F1, Q2 इसी के ऊपर अपना बल लगाया F2, Q3 इसी के ऊपर, Q3 इसी के ऊपर अपना बल लगाया F3 और Q4 इसी के ऊपर अपना बल लगाया F4। तो अब आप बताइए इस आवेश के ऊपर एक साथ चार बल लग रहे हैं, तो इस आवेश के ऊपर जो परिणामी बल होगा कितना होगा। तो चारों बलों के सदिश योग के बराबर होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो अब देखिए अगर यहाँ पे 5 आवेश होता तो इस आवेश पर 5 बल लगता, तो परिणामी बल क्या होता? पांचों बलों के सदिश योग के बराबर होता। यहाँ पे 20 आवेश होता, 20, तो बताइए इस आवेश पर 20 बल लगता, तो परिणामी बल क्या होता? 20 बलों के सदिश योग के बराबर होता। इसे ही हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो कितना सिंपल है, आप बताओ। 2 आवेश है तो इस आवेश पे 2 बल लगाएगा, 4 आवेश है तो 4 बल लगाएगा। परिणामी बल क्या होगा? तो जितने भी बल लगे सबके सदिश योग के बराबर होगा। इसे क्या कहेंगे? स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए तो इसको भाषा में क्या लिखते हैं, बहुत आसान है। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या डालते हैं, आपके एग्जाम में भी आ जाता है। स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखे, तो ध्यान से देखिए। 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों के
द्वारा किसी अन्य बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी स्थिर विद्युत बल, परिणामी मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, परिणामी स्थिर विद्युत बल क्या होता है? तो प्रत्येक बिंदु आवेश के द्वारा लगने वाले स्थिर विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आप किसी चीज़ को याद कीजिए तो समझ के याद कीजिए। क्या लिखे देखिए, तो दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के द्वारा किसी अन्य बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी स्थिर विद्युत बल क्या होगा? तो प्रत्येक बिंदु आवेश के द्वारा लगने वाले स्थिर विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं या आप इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं, और इसको आपको याद रखना है। और इसे ही बोलते हैं स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसे थोड़ा एक्सप्रेशन से समझा जाए। चलिए देखिए, तो मैं कहा यहाँ पे बिंदु आवेश Q1 है, बिंदु आवेश Q2 है, बिंदु आवेश Q3 है, सो ऑन, बहुत सारा आवेश है। मैं कहा ये बिंदु आवेश Q1 है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज बिंदु आवेशों का निकाय है। यहाँ पर बिंदु आवेश Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, Q4, Q5 सो ऑन। मैं कहा ये बिंदु आवेश आपका Q1 है। अब मैं कहा ये सब जितने भी बिंदु आवेश हैं ये सब मिलके किसी अन्य आवेश इस Q पर कितना बल लगाएगा? तो अब बताइए, इस आवेश पर ये प्रत्येक आवेश बल लगाएगा। तो देखिए, तो मैं कहा Q1 से इस Q का पोजीशन वेक्टर R1 है, और ये Q1 आवेश इस Q पर अपना बल लगाया F1। फिर आइए, ये Q2 आवेश है, Q2 से इस Q का पोजीशन
R2 है, और Q2 इसी के ऊपर अपना बल लगाया F2। अब कितना का लिखिएगा, इसी तरह डायरेक्ट आइए Qn से इस Q का, ये Qn है, Qn, इस Qn से इसी Q का पोजीशन वेक्टर आपका Rn है, और Qn के कारण इसी के ऊपर लगने वाला बल, इसको मैं कहा Fn है। ध्यान दीजिए, यह आपका बिंदु आवेश था Q, Q1 से Q का स्थिति R1, Q1 ने इस Q पे बल लगाया F1, Q2 से Q का स्थिति R2, और Q2 ने इस Q पे बल लगाया F2, Qn से Q का स्थिति वेक्टर Rn, और ये बल लगाया Fn, ये सब आवेश भी लगाया होगा। तो कितना को आप दिखाइएगा। अब पिक्चर देखिए तो क्या लिखते हैं, बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल, इसे हम कहे वेक्टर F1। क्या लिखे, देखिए फिर से देखिए, बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल, इसे हम कहे वेक्टर F1। यह बल का मतलब स्थिर विद्युत बल, आप लंबा भी लिख सकते हैं कि बिंदु आवेश, पिक्चर देखिए, बिंदु आवेश Q1 के कारण, बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल, बल का मतलब स्थिर विद्युत बल, कितना, F1। इसी प्रकार बिंदु आवेश Q2 के कारण बिंदु आवेश के ऊपर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, मैं का F2, या बल का मतलब स्थिर विद्युत बल। तो कितना लिखिएगा, सो ऑन Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन। बिंदु आवेश Qn के कारण बिंदु आवेश के ऊपर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, तो F1, F2, F3, F4 सो ऑन, मैं का Fn। तो अब बताइए, इस बिंदु आवेश पर एक साथ n बल लग रहे हैं, क्योंकि आवेशों की संख्या कितना लिए हैं, n, तो इस पर परिणामी बल क्या होगा। तो देखिए तो क्या लिखते हैं, अतः बिंदु आवेश Q पर लगने वाला परिणामी, या बल का मतलब स्थिर विद्युत बल, बल का मतलब स्थिर विद्युत बल। आप बताइए कितना होगा, इस आवेश पे लगने वाला परिणामी स्थिर विद्युत बल क्या होगा। तो सभी बलों के सदिशों के बराबर होगा, तो F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस 1
वेक्टर Fn, मतलब बिंदु आवेश के ऊपर जो परिणामी बल लगेगा, इस बिंदु आवेश के ऊपर जो परिणामी बल लगेगा, इन सभी बलों के सदिशों के क्या होगा, बराबर होगा। और इसे ही क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आप इसे फिर लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसके आगे इस सब का वैल्यू पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिए फिर। चलिए F इक्वल टू, अब आइए इस F1 का वैल्यू क्या पुट करें, F1, F2, Fn का क्या वैल्यू पुट करें। तो याद कीजिए, आप जो पीछे पढ़े थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, थोड़ा याद करवा देते हैं। आप पढ़े थे Q1 आवेश से Q2 का स्थिति R हो, तो Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा, इस बल को आप ये लिखे थे वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R² इकाई सदिश R, आप ये लिखे थे, याद कीजिए। तो इसको देखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। तो F बराबर F1 का मान लिखाइए, किसका मान, F1 का। तो पिक्चर में चलिए, F1 कौन लगाया, Q1 लगाया, किस पे लगाया, Q पे लगाया। तो F1 का मान पुट कीजिए 1/4πε0, यहाँ मिलाते रहिए, Q1 गुने Q2, तो आज क्या होगा, Q1 गुने Q2, तो आज होगा Q1 गुने Q, आज Q2 होगा। आप Q1 और इस Q की बात कर रहे हैं, तो Q1 और Q2 का काम क्या करेगा, Q बटे R1² इकाई सदिश R1, यहाँ से मिलाइए, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। F1 का मान पुट किए, F2 का पुट कीजिए 1/4πε0 Q2 का बल इस पे, तो फिर लिखाइए Q2 गुने Q बाई R2² इकाई सदिश R2 प्लस सोन। चलिए इसका मान लिखाइए, इसका Fn का मान, तो Qn जो बल लगाएगा 1/4πε0 Qn गुने Q बाई Rn² इकाई सदिश Rn। क्या किए, F1 का मान पुट कर दिए, F2 का मान पुट कर दिए, सो ऑन Fn का मान पुट कर दिए, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब गौर से देखिए, इसमें कुछ कॉमन है, इससे आप लिख सकते हैं F बराबर, ये Q सब में कॉमन है, Q देख लीजिए, सब में Q बाई 4πε0, क्या बचा है देखिए, तो Q1 बाई R1² इकाई सदिश R1, यह क्या बचेगा, Q2 बाई R2² इकाई सदिश R2। सिमिलरली Qn बाई Rn² इकाई सदिश Rn। तो यही आपका हुआ स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब बहुत सारा आवेश मिलके किसी अन्य आवेश पे जो बल लगाएगा वो कितना होगा। तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो नो प्रॉब्लम, जितना आवेश है सबका बल निकाल लीजिएगा और सबका क्या लीजिएगा, बोलिए, सदिश हो। इससे आप और शॉर्ट कर सकते हैं, इससे आप ये भी लिख सकते हैं F बराबर Q बाई 4πε0
इतना को शॉर्ट में मैथमेटिक्स याद कीजिए, सिग्मा का इस्तेमाल कीजिए। सिग्मा, इस 1 2 3 को हम आई मान लेते हैं, तो क्या लिखाएगा बोलिए, क्यू आई बाई आर आई का स्क्वायर 1 2 3 को क्या मान लिए, आई मान लिए, और इकाई सदिश आर आई, और आई का मान कहाँ से कहाँ होगा 1 to n, या लिख दीजिए आई बराबर 1 to n। देख लीजिए, दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी को बोलते हैं स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो लास्ट बार मैं फिर बोल देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ढेर सारा आवेश है, बिंदु आवेश, ये सब आवेश मिलके किसी आवेश पे कितना बल लगाएगा, तो प्रत्येक आवेश का अलग अलग बल निकाल के सभी का क्या लेंगे, बोलो, सदिश योग। इसे ही कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम में शॉर्ट में आता है 2 नंबर में, देखिए तो आप, इस क्वेश्चन को आप याद कीजिएगा जो मैं लिख रहा हूं। कूलॉम के नियम के सीमाओं को लिखें। राइट द limitations of कूलम्ब्स लॉ। यह शॉर्ट में आपके एग्जाम में आता है, कूलम्ब के नियम के सीमाओं को लिखें। इसका मतलब कूलम्ब का नियम कब लगता है उसकी बात करना होगा। कूलम्ब का नियम कब लगता है उसी की अब चर्चा करनी होगी। राइट द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए तो इसका 3 सीमा है। कूलम्ब के नियम की निम्नलिखित सीमाएं है। पहला सीमा है, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए लगता है। बिंदु आवेश पर थोड़ा चर्चा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर पूछते हैं व्हाट इज पॉइंट चार्ज, थोड़ा उसको डिटेल से देखिए। जब थ्योरी की बात होती है तो मैं आपको सिखाया था, ये सूक्ष्म कण है। ये क्या है? सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण सूक्ष्म कण सूक्ष्म कण को आप कहते हैं बिंदु आवेश। मैं कहा यहाँ पे ये बिंदु आवेश, यहाँ पे मैं कहा कि ये सूक्ष्म कण है। आप कहिए यहाँ पे आवेश है Q2। तो ये जो सूक्ष्म कण पे आवेश होता है, इसी आवेश को कहते हैं पॉइंट चार्ज, या हिंदी में बिंदु
आवेश, इसी को बोलते हैं बिंदु आवेश। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, ये तो बिंदु आवेश हुआ ही। अब देखिए तो मैं का ये कोई वस्तु है, अब मैं कण की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक वस्तु है, वस्तु। इस पे आवेश है Q1। मैं का ये दूसरा वस्तु है, यहाँ पे आवेश है Q2। और मैं का इसके बीच का दूरी R है। अब ध्यान से सुनना, वस्तु के बीच का दूरी R है। अगर ये दूरी कण के आकार के तुलना में बहुत बड़ा हो, अगर ये दूरी कण के आकार के तुलना में बहुत बड़ा हो, तो आप इस वस्तु को भी मान सकते हैं बिंदु आवेश। क्या बोले, ध्यान से सुनो। यदि वस्तुओं के बीच की दूरी R, यदि वस्तुओं के बीच की दूरी R कणों के आकार के तुलना में, कण के त्रिज्या व्यास के तुलना में ये दूरी क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, बिंदु आवेश। आप इस वस्तु को मान सकते हैं बिंदु आवेश Q1, और इस वस्तु को आप मान सकते हैं बिंदु आवेश Q2, और आप कूलम का नियम लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे, कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है, बिंदु आवेश के लिए लगता है। दूसरी बात बताए कि जब वस्तुओं के बीच की दूरी कणों के साइज आकार के तुलना में बहुत बड़ा हो, ये जो दूरी है एक इसका जो आकार है इसके तुलना में बहुत बड़ा है, तो आप इसे भी क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। तो इस सब बात को न्यूमेरिकल में याद रखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। तो पहला सीमा है कूलम्ब का नियम बिंदु आवेशों, पॉइंट चार्जेज के लिए लगता है। दूसरा सीमा, तो जब से कूलम्ब का नियम स्टार्ट किए हैं तब से बोल रहे हैं आवेश तो बिंदु आवेश होना ही चाहिए, और आवेश किस में होना चाहिए, विराम में। क्योंकि आप भूल जाते हैं, आप पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की आवेश को किस में रखना है, विराम में। तो फिर बोलिए, कूलम्ब का नियम स्थिर आवेश स्टैटिक चार्ज के लिए लगता है। आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बार बार बोलते थे स्थिर बिंदु आवेश, स्टैटिक पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट लिमिटेशंस बोलिए, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज। सेकेंड, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश के लिए लगता है। और तीसरा सीमा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, इसके बीच की दूरी R है। ये R का मान आवेशों के बीच का दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से, इसको बोलते हैं फर्मी। 10 की पावर माइनस 15 मीटर। कोई पूछेगा आपसे 1 फर्मी,
तो 1 फर्मी का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ध्यान से सुनिएगा, कूलम का नियम तब लगता है जब आवेशों के बीच का दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से ज़्यादा होता है। Q1 और Q2 के बीच का दूरी जो है ना, इतना मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपका कूलम का नियम लगता है। तो आपके अंदर बात आएगी कि सर अगर आवेश के बीच का दूरी इतना से कम हो तो क्या होगा। देखिए तो मैं का Q1 और Q2 और इसके बीच की दूरी क्या हो, 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम हो। 10 के पावर माइनस 15 मीटर से ये दूरी कम हो तो एक नया बल आपको जन्म लेगा, जिस बल का नाम पड़ेगा नाभिकीय बल, जो हम ही आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। और ये बल कहाँ लगता है, तो नाभिक में, नाभिक के अंदर उपस्थित कणों के बीच। जब भी कणों के बीच का दूरी इतना मीटर से कम होगा, ये दूरी क्या है, इतना मीटर से कम, तो वहाँ पे एक नया बल आएगा जिसका नाम पड़ेगा नाभिकीय बल। और जानते हैं, कन्फ्यूज सिर्फ नहीं कीजिएगा, ये नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। अब ये बल आपका स्थिर विद्युत बल नहीं है, ये बल आपका स्थिर विद्युत बल नहीं है, ये बल आ गया नाभिकीय बल। तो याद रखिएगा, जब आवेश के बीच का दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से ज़्यादा होगा तो आप कूलम का नियम लगाइएगा। अगर आवेशों के बीच का दूरी 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम होगा तो एक कंसेप्ट ही आपका चेंज कर जाएगा, वहाँ पे एक न्यू टॉपिक आएगा, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। इसकी चर्चा होगा मॉडर्न फिजिक्स में और वहाँ पे आप इसको देखिएगा। अभी आप कूलम के नियम पढ़िए। तो बताइए तीसरा सीमा क्या होगा। कूलम का नियम तब लगता है जब दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 फर्मी अर्थात 10 के पावर माइनस 15 मीटर से अधिक होता है। तो कूलम के नियम का 3 सीमा आप याद रखेंगे, एग्जाम में आता है शॉर्ट में 2 नंबर में। कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है, कूलम का नियम स्थिर आवेश के लिए लगता है, और तीसरा कूलम का नियम तब लगता है जब 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 फर्मी अर्थात इतना मीटर से अधिक होता है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए तो ये जो नोट हम लिखा रहे हैं ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। पहला पॉइंट है स्थिर विद्युत बल या विद्युत बल या कूलम बल एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स। थोड़ा देखिए तो ये वस्तु है, इस पे आवेश है Q1 Q2। मैं कहिए इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, केंद्र। अब क्या कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये पहले वस्तु का सेंटर है और ये दूसरे वस्तु का सेंटर है।
आप इस पूरे आवेश को इसके सेंटर पे मान सकते हैं Q1, और इसके पूरे आवेश को आप इसके सेंटर पे मान सकते हैं और इसके बीच की दूरी R ले सकते हैं। अब ये सेंटर इस सेंटर पे बल लगाएगा और ये सेंटर इस सेंटर पे बल लगाएगा। मतलब ये जो स्थिर विद्युत बल है सेंटर और सेंटर के बीच, वस्तु के केंद्र के बीच लगने वाला बल है। आप यहाँ समझिए, मैं कहा C1 से केंद्र C2 की दूरी R है। तो देखिए ये वस्तु जो है इस सेंटर पे ऐसे फोर्स लगाएगा और ये वस्तु इसके सेंटर पे फोर्स लगाएगा। और दूसरी बात, ये जब भी लगेगा इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। स्थिर विद्युत बल वस्तु के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। तो बताइए, कूलम्बिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल है। देखिए तो स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब बल या विद्युत बल, तीनों नाम एक के हुआ। विद्युत बल एक केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स है। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। फिर आइए एक और नोट, देखिए तो क्लास 11th में एक टॉपिक होता है संरक्षी बल और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी उसकी चर्चा करेंगे तो एक पूरा 1 घंटा का लेक्चर देना होगा व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो 11th में पढ़े होंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, वो जानते होंगे से कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल किसको कहते हैं तो जानते हैं। स्थिर विद्युत बल आपका होता है संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे तो ये पढ़ने के लिए आपको 11th में जाना होगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी का एक चैप्टर निकालिएगा, वहाँ आपको मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी हम लोग अपने आप को 12 में फोकस रखें, नहीं तो उसको समझाने के लिए पूरा एक लेक्चर फिर चाहिए। देखिए तो स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब बल या विद्युत बल एक संरक्षी बल, इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है। जो बच्चे अपने 11th में पढ़े होंगे वो आप निकालिएगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर, आपको मिलेगा संरक्षी और असंरक्षी बल। वहाँ पे आप इसको देखिएगा, स्थिर विद्युत बल या कूलम्ब बल या विद्युत बल एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। थोड़ा सा बोल सकता हूँ इतना ही इसके बारे में अभी कि मान लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे कोई बल लग रहा है। अगर इस बल के द्वारा इस वस्तु को एक चक्कर घुमाने में, देखिए वस्तु मान लीजिए ए पर था, ये बल लगा और ये बल इस वस्तु को एक चक्कर घुमा करके फिर से ए पर लाया और एक चक्कर में इस बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, यही बल आपका कहलाएगा संरक्षी बल। यदि कोई वस्तु किसी बल के प्रभाव में एक चक्कर पूरा करता हो तथा उस बल के द्वारा एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य हो तो उस बल को संरक्षी बल कहते हैं। और अगर एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो उसको कहते हैं असंरक्षी बल।
तो आगे आप देखिएगा ये जो स्थिर विद्युत बल है इसके द्वारा भी एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है, इसलिए स्थिर विद्युत बल कूलम्ब बल ये क्या है, संरक्षी बल है। अब आइए, यही था आपका कूलम्ब के नियम का फुल टॉपिक। तो आज हम लोग दो चीज़ का अध्ययन किए, स्थिर विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, फिर बात किए कूलम्ब के नियम की सीमाएं, और ये दोनों नोट आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे एंड कूलम्ब के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आपका कूलम्ब का नियम का एक एक टॉपिक ख़त्म कर दिए। अब अगले लेक्चर में कुछ और इस पे डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में आता है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स की, कूलम्ब के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। ऐसे को नहीं, जब से स्टार्ट किए कूलम्ब का नियम वहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना बताए आप सबको रिवाइज करके रखिए। फिर मिलते हैं, ओके बाय।